नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज शाम थम चुका है और अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ आरसी चौधरी साहब हैं। फरीदाबाद के जाने माने बिजनेसमैन, पूर्वांचल के जाने माने समाज सेवी। दिल्ली एनसीआर में चाहे किसी को कुछ भी परेशानी हो, चौधरी साहब हमेशा उनके पास जाके खड़े रहते हैं। ऐसे में आज प्रचार थमने के बाद माहौल क्या बना है फरीदाबाद का, खास तौर पे कौन भारी है किस पे? महेंद्र प्रताप कांग्रेस से हैं और बीजेपी से केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर हैं। दोनों में कौन भारी किस पे पड़ने वाले हैं, आप बताएं चौधरी साहब, क्योंकि आप खास तौर पे पूर्वांचल के लोगों से संपर्क में रहते हैं। आपका इंडस्ट्री भी है, आपके यहाँ हजारों के मामले में लेबर भी काम करते होंगे, आसपास के फैक्ट्री में भी काम करते होंगे। आप क्या मानते हैं? क्योंकि वोट देने वाले जो हैं वो यूपी बिहार के प्रवासी लोग ही ज़्यादा होते हैं। जो उद्योग वाले लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, वो तो 10 बजे के बाद जाएंगे, वोट डालेंगे नहीं डालेंगे पता नहीं। लेकिन जो मजदूर तबके के लोग हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, उनका रुख क्या मान रहे हैं आप? किस तरफ जाने वाला है? देखें, जैसे कि आप जानते हैं, कृष्ण पाल गुर्जर साहब 2 बार से एमपी रह रहे हैं। जी जी। क्रियाकलाप जो भी है उनका थोड़ा बहुत लोग अगेंस्ट में होता ही जाता है। जो प्रशासन में रहता है तो उसके अगेंस्ट में कंपनसेशन जो भी है वो सब रहता ही है। एंटी कन्वेंसी जो हाँ, होता है वो तो जी। वो जो है वो फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि महेंद्र प्रताप जी का अपना एक यहाँ पे पकड़ है, चाहे गुजर समाज हो और बाकी समाज के ऊपर में। रही बात ये फरीदाबाद की, जहाँ पूर्वांचल बहुत संख्या में है, करीब करीब आज के दिन में 8 से 9 लाख के 9 बीच लाख में के बीच में, बिल्कुल। पूर्वांचल वासी हैं। और यही लोग वोट ज़्यादा करते हैं। और ये लोग कभी किसी के उसमें नहीं जाते हैं कि भाई हाँ अपने उनके नेता हैं, उनके कुछ वो हैं, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन निर्णायक जो वोट है, जो वो निर्णायक रिजल्ट आना है, इनके बल पे निर्णय होना है। बिल्कुल पूर्वांचल वाले ही निर्णय करेंगे किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। तो क्या आप देख रहे हैं, क्या भविष्यवाणी करना चाहेंगे कि 4 जून को फरीदाबाद में क्या होगा? क्योंकि आपका भविष्यवाणी लगभग मैं जब भी देखता हूँ तो 90% सटीक बैठता है। अब देखिए, मेरा जो भी है समाज के साथ मैं जुड़ा रहता हूँ, चाहे यहाँ के लिए हो या देश लेवल पे। जी जी जी। तो हर जगह से हमारा सरोकार रहता है, आना जाना रहता है, और या तो फोन पे बातें होती रहती है, वहाँ से समाज में क्या चल रहा है जी जी ये सारी जानकारी हमें मिलती रहती है। उसी बेस पे, उसी का माध्यम बना करके जो भी मैं भविष्यवाणी करता हूँ, जी जी, बिल्कुल। वो जो भी सटीक होता है या कुछ भी होता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं हम ज्योतिष नहीं है, बस बस बस, हकीकत में जो निकल के आता है हाँ वो। वही हम जी बिल्कुल, आपको वो बताते हैं। स्वाभाविक है। रही बात यहाँ किशन पाल की, कि वो 6,38,000 वोट से पिछली बार उन्होंने जीत जीत हासिल की हासिल थी। की थी, जी जी। उस बार के जो कैंडिडेट थे, उनके प्रतिद्वंदी जो थे, उसके मुकाबले बराबर के टक्कर में इस बार महेंद्र प्रताप जी हैं। दोनों गुजर समुदाय से समुदाय। संबंधित रखते हैं। जाट बहुल क्षेत्र जो है वो 2 घेरे में बटा हुआ है, दोनों तरफ है। तो इस बार जो वो बातें हैं कि भाई इतने जो मार्जिन और ये वो कहीं बातें नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात मैं पहले भी कहा था कि कांग्रेस का जो भी ऊपर जो है हाथ, नेतृत्व की बात। नेतृत्व की अभाव है। और इनके साथ मोदी जी का हाथ है, और पब्लिक आज भी मोदी जी को उतना ही पसंद करते हैं, उनके ऊपर में विश्वास करते हैं। इसीलिए 1000 में जरूर शायद उम्मीद है कि ये जीत जाए किशन पाल जी। लेकिन ये बात नहीं होगी कि लाखों में ये बिल्कुल लीड बिल्कुल। करेंगे, मतलब इसका आप नहीं। ये कह सकते हैं कि 1 लाख से कम कम का होगा, लेकिन जीत जो है वो किशन पाल की हो सकती है। या फिर जाते जाते अगर बात हुआ तो काफ़ी क्लोज फाइट भी रह सकता है। बिल्कुल तो एकदम सही बात क्लोज है। फाइट का चौधरी साहब ने ये किया है कि काफ़ी क्लोज फाइट हो सकता है। 50,000, 40,000 कुछ भी हो सकता है। और लेकिन बीजेपी भारी पड़ेगी मोदी जी के नाम पे। अगर
व्यक्ति टू व्यक्ति देखें, उम्मीदवार टू उम्मीदवार अगर फाइट हो तो किशन पाल कहीं नहीं टिकने वाला है महेंद्र प्रताप के सामने, इसमें कोई संदेह नहीं। नहीं है। अब नेशनल लेवल पे अगर चलें जी जी। तो आप एक बात देखें कि जो 56 साल कांग्रेस ने शासन किया उसमें जो देश का विकास हुआ उसके मुकाबले 10 साल में जो मोदी जी ने किया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा बिजनेस जुड़ा हुआ है, जी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में आप लोग जानते ही हैं कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है अभी। पहले क्या होता था कि कोई भी टेंडर हुआ, 1000 करोड़ का टेंडर है और वो टेंडर हर साल महंगाई बढ़ती जाती थी और वो 1000 से वो 1500 का हो गया, फिर 2000 करोड़ का हो गया और वो 10 साल में 12 साल में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता था। नतीजा क्या होता था बिल्कुल लागत कि नेशनल लॉस आप समझें, जो 1000 करोड़ का वो 5000 करोड़ में जाके प्रोजेक्ट कंप्लीट होता था। आज क्या होता है कि 2 साल का टारगेट है तो 2 साल में ही प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करना होता है, बिल्कुल। उससे नेशनल लॉस नहीं है। 1000 करोड़ का होता था पहले तो 3 लोगों की मिली भगत होती थी, वो नेता, ठेकेदार और ऑफिसर, तीनों मिल करके हर समय वो बजट ही बनाते थे कि भाई महंगाई बढ़ गई है तो बस इसका फिर से वो 1000 का है तो 1200 करोड़ हो गया, 1400 करोड़ हो गया। लेकिन आज के दिन में वो नहीं है, एक अमाउंट फिक्स हो गया, एक टेंडर फिक्स हो गया, उसी में काम उसी चलता है, टाइम उसी में टाइम होता को है। पूरा करना होता है। तो बिल्कुल। नेशनल लेवल पे जो मोदी जी की छवि इस वजह से बनी है। बाकी आप देखें बाकी विकास में भी वही हाल है। तो 55 साल और बनाम 10 साल तो ये बहुत महंगा पड़ रहा है बाकी विपक्षियों के ऊपर में, और इसी वजह से विपक्षी एकता जो बना है, क्योंकि किसी का भी विजन वो नहीं है जो मोदी जी का विजन है। यहाँ तो हर कोई जुगाड़ से किस तरह सरकार चले, पब्लिक को भ्रमित किस तरह से किया जाए। मुझे याद है 71 में मैं कॉलेज में गया ही था, इंदिरा गांधी आई थी दरभंगा, दरभंगा उसमें मैदान में, और वहाँ नारा दिया था, पहला नारा दरभंगा से ही उन्होंने दिया था कि गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा, बिल्कुल। क्या उसके बाद आज भी वो तो समय आप समझ लें 55 साल पहले की बात है, क्या गरीबी हट पाई? लेकिन मोदी जी का जहां नारा है कि आज भी आपने देखा इस सुप्रीम कोर्ट का आया था कमेंट्स, सरकार को कहा था मनमोहन सिंह के समय में कि आपके गोडाउन में अनाज सड़ रहा है, इस अनाज को पब्लिक में क्यों नहीं बांट देते? आज मोदी सरकार जो है वो 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दे रही है। उस समय में भी मनमोहन जी दे देते, लेकिन विजन की बात होती है। तो वो जो विजन है वो इन विपक्षियों पे भारी पड़ रहा है। असली बात ये है कि जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो सभी को डर है कि इस तरह से ये काम करते रहेंगे तो हमारी तो पार्टी ऐसी तैसी हो जाएगी, हम लोग तो कभी अब आ ही नहीं पाएंगे इनके सामने में। इसलिए चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, इस बार जो घोषणा पत्र इन्होंने किया है, अगर उस घोषणा पत्र पे विश्वास करें तो कभी कभी मैं भी सोचता हूँ मुझे भी 1 लाख मिल जाए मैं भी वोट दे दूँ। तो आम जनता भी ऐसे सोच रही होगी। जो आज फाइट टक्कर दिख रहा है पिछले बार से करा मुकाबला, उसमें कहीं ना कहीं ये जो घोषणा पत्र है, किसी को 5 लाख देने का वादा है, किसी को 1 लाख देने का वादा है, मतलब कुछ भी वादा कर लो। नीरज जी, आपको पता ही है कि स्विट्जरलैंड में जो विश्व बैंक का जो वहाँ पे है, वहाँ पे जब सर्वे किया गया और कहा गया कि भाई इतने बैंक में पैसे पड़ा हुआ है, क्यों नहीं हम पब्लिक में बांट दें, तो वहाँ के निवासियों ने कहा कि हमें ऐसे पैसे नहीं चाहिए, हमें अपने बूते के ऊपर में जो भी है, क्योंकि जो सच्चे देशभक्त होता है ना, वो ये नहीं कहता कि भाई हमें तो मुफ्त में बिजली मिल जाए तो हम तो वोट दे देंगे जी, हमें मुफ्त में पानी मिल जाए तो दे देंगे। तो ये जो सगुफा छोड़ने की बात है, ये अंतिम लग रहा है मुझे। सगुफा जैसे ये सारे पार्टी छोड़ रहे हैं, जिनका कहीं कोई नामो निशान है। लाख रुपया हर किसी को देना शुरू करें, कितना बजट पे असर होगा? तो क्या उससे विकास होगा? विकास सारे जो आज हम कह रहे हैं कि गडकरी जी कह रहे हैं कि 50 लाख करोड़ का हमने 10 साल में काम किया है, क्या वो 5 लाख करोड़ का भी हो पाएगा विकास? बचेगा ही नहीं, धन बचेगा तो नहीं। जब आप पब्लिक को ऐसे ही बांटोगे तो विकास होगा ही नहीं, तो देश पिछड़ता चला जाएगा। तो ये पब्लिक, आम पब्लिक भी जागरूक होने लगी है, ये बातें समझने लगी है कि लुभावने ये जो बातें होती है, लुभावने बातों में पब्लिक अब कम तो पड़ रही है। फरीदाबाद की तो बात हो गई, आपने कहा कि ये चाहे 40,000 से जीते, 50,000, 60,000, मतलब हजारों में ये जीत सकता है 10,000 से किशन पाल। अगर देश की बात करें, खासतौर पे पूर्वांचल के जो लोग हैं वो देश के विभिन्न कोनों में रहते हैं। मैं जम्मू कश्मीर गया था, श्रीनगर गया था, वहाँ भी लोग हैं,
तमिलनाडु, कन्याकुमारी जाइए वहाँ भी हैं, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए वहाँ भी बिहार के लोग मिलेंगे आपको। मुंबई में तो भरे पड़े हैं, आधा मुंबई तो जैसे दिल्ली एनसीआर में है, ऐसे ही मुंबई में भी लोग भरे हुए हैं। नीरज जी, उस जगह पे मैं एक बात कहूंगा कि जी मैं चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहा हूँ। जी जी जी। मेरा काम है एल&टी के लिए, टाटा के लिए, सापुर जी के लिए, ऐसे ऐसे कंपनियों के लिए लेबर कैंप बनाते हैं, हम्म। जहाँ एक एक जगह 5-5 हज़ार लेबर लेबर रहते हैं। रहता है और उसमें अधिकांश यूपी बिहार के ही और होंगे। वो आप ये देखें, चाहे आप उड़ीसा में ले लें, असम में ले लें, चाहे आप मध्य प्रदेश में ले लें, आप तमिलनाडु में ले लें, अगर लेबर कैंप बनता है और बनने के बाद अगर मैं गया तो मैं देखता हूँ वहाँ 65% बिहार के बिहार लोग, के हैं, जी जी। उसके बाद में 20% के आसपास में बंगाल के और उड़ीसा के होते हैं, कुछ आसाम के होते हैं। तो ये जो है ना, ज़्यादातर मजदूर वर्ग जो है वो बिहार से ही होता है। बिहार से होते तो आइडिया तो लग ही जाता होगा, उसका सुपरवाइजर वगैरह से बात हो ही जाता होगा बिल्कुल। आपको कि क्या चल रहा है पूरे देश में। तो आप पूरे देश में जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि 400 पार जाने वाली है बीजेपी एनडीए, आप क्या आकलन कर रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं, कितना सीट आप एनडीए को देना चाहेंगे 4 तारीख के रिजल्ट को लेकर? देखिए, मैं खास करके बीजेपी की बात करूं तो मेरी नज़र में, जहां तक मैं समझता जी हूं, जी। कि 315 320 केवल बीजेपी ले आएगी अकेले बीजेपी अकेले। जनता को आप क्या अपील करना चाहेंगे ताकि जो अभी 25 तारीख को और 1 तारीख को दो चरण का वोटिंग रह गया है, छठे और सातवें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। ऐसा नहीं कि पिकनिक मनाने चले जाए, क्योंकि ये राष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसमें वोट करना बहुत ज़रूरी है। क्या अपील करना नीरज जी, आज के दिन में भी सोच लोगों की ये है कि आज बुध पूर्णिमा है, कल एक से फ्राइडे की छुट्टी ले लेंगे, तो बुध पूर्णिमा और फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन की छुट्टी मिल जाएगी और हम बच्चों को लेकर के चले जाएंगे। अगर एक महीने ही वोट दिया तो क्या हुआ, बाकी तो लोग वोट दे ही रहे हैं। ये सोच नहीं होनी चाहिए, सभी को ये सोचना चाहिए कि 5 साल का पर्व है ये। हर साल जो पर्व आता है वो नहीं पर्व है, ये 5 साल का पर्व है और ये देश के भविष्य का पर्व है। आप वोट जरूर दें, चाहे किसी भी पार्टी को दें, लेकिन अपने मत का जो अधिकार आपको मिला हुआ है, मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। चाहे बेशक गर्मी है ये मई महीने का, चाहे आप छुट्टी मिल रही है, लेकिन घर पे रहें और वोट जा करके दें। उसके बाद में आप छुट्टी मनाएं और कुछ खुशियां भी मनाएं, करें, कुछ भी इसलिए करें। चुनाव आयोग ने इस बार सैटरडे को कर दिया है, संडे आगे छुट्टी है आपके पास। ऐसा नहीं कि आप फ्राइडे या थर्सडे को ही छुट्टी मनाना शुरू कर दें, तो क्योंकि मेरा करबद्ध प्रार्थना है सभी भाइयों से, पूरे देशवासियों से, कि जरूर से जरूर वो पहले मताधिकार का प्रयोग करें, उसके बाद जो करें वो करें। बिल्कुल, धन्यवाद। ये आप तमाम दर्शकों के लिए एक सीख होनी चाहिए कि देश के सबसे बड़े महापर्व में, राष्ट्रीय पर्व में, लोकतंत्र के महापर्व में आप हिस्सा ज़रूर लें और वोट ज़रूर करें। चाहे किसी भी पार्टी को करें, बीजेपी को करें, इंडी गठबंधन को करें, एनडीए को करें या फिर नोटा पे डाल दें, लेकिन वोट ज़रूर करें। ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य बनता है। उस कर्तव्य का अगर पालन करेंगे, तभी आप किसी पे आरोप लगा सकते हैं कि ये नेता काम किया या ये नेता काम नहीं किया। हर कोई ये कहता है कि अरे उस नेता ने तो कुछ काम ही नहीं किया। जब आप वोट ही नहीं देंगे तो आपको ये कहने का अधिकार नहीं होगा, इसलिए आप लोग वोट ज़रूर करें। आप तमाम दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।